आज अरविंद घोष के राजनीतिक विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। 1893 में ब्रिटेन से भारत आने के बाद अरविंद घोष बड़ौदा में रहे, जहां पर उन्होंने अपना राजनीतिक कार्य प्रारंभ किया। यद्यपि वे वहां पर खुले तौर पर राजनीतिक कार्य नहीं कर सके, लेकिन परोक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से स्वयं को जोड़े रखा। इंदु प्रकाश में उनके लेख छपते रहते थे और अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की। भारत की युवा पीढ़ी को, विशेषकर बंगाल की युवा पीढ़ी को उनसे विशेष प्रेरणा मिली। 1906 में वे बड़ौदा से बंगाल चले गए तथा वे बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुए। बंगाल विभाजन की घटना से समस्त बंगाल उद्वेलित था। उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। अरविंद घोष ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सक्रिय रूप से भाग लिया। अरविंद घोष ने 1906 में बंगाल के प्रमुख पत्र वंदे मातरम में कार्य किया। इस पत्र के माध्यम से बंगाल में स्वदेशी एवं स्वराज की भावना का बहुत प्रचार अभियान चलाया गया, जो धीरे धीरे सारे देश में फैल गया। अप्रैल 1910 में पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में आध्यात्मिक आश्रम स्थापित कर शेष जीवन वहीं व्यतीत किया एवं वहां से उन्होंने जीवन का नया आध्यात्मिक अध्ययन प्रारंभ किया। राजनीतिक आंदोलन से मुक्त होकर वे आध्यात्मिक हो गए और वे पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। उनके राजनीतिक विचारों का मूल आधार उनकी आध्यात्मिक आस्था है। अरविंद घोष विश्व राजनीति को सार्वभौमिक सत्ता द्वारा नियंत्रित प्रकृति के विधान से अथवा ईश्वरीय इच्छा का प्रतिफल मानते थे। अरविंद घोष ने अल्बर्ट स्वीटिजर के समान संस्कृति को नैतिक तत्वों पर आधारित माना। अरविंद घोष ने अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान नहीं माना। वे तो अंग्रेजी शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते थे। उनका मानना था कि भारत को अंग्रेजी शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाना चाहिए। वे निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। वे राष्ट्र की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। अरविंद घोष ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की। एक तो वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करके ब्रिटिश विरोधी भावना को फैलाना चाहते थे। वे भारतीय जनता में ब्रिटिश विरोध को पैदा करना चाहते थे। अरविंद घोष ब्रिटिश अधिकारियों के अहम भाव और स्वयं को उच्च समझने की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधक, प्रबल आलोचक थे और उनका मानना था कि अंग्रेज अधिकारी अशिष्ट हैं, उनमें किसी प्रकार की उदात्त भावना नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना के साथ ही भारतीयों के सामने एक निश्चित कार्यक्रम भी उपस्थित किया। उनके विचारों में भारतीयों का उद्देश्य ब्रिटिश पराधीनता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अरविंद घोष देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना का संचार करना चाहते थे। उनके विचार थे कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर लोभ, लालच व चाटुकारिता को छोड़कर निस्वार्थ व समर्पण भाव से देश सेवा का कार्य करना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि देश सेवा का कार्य करना चाहिए, लेकिन वह कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, समर्पण भाव से होना चाहिए। वे भारत की स्वतंत्रता को केवल
राष्ट्रीय मुक्ति के रूप में ही नहीं अपितु विश्व एकता, विश्व कल्याण और विश्व संघ के स्वर्णिम आदर्शों के लिए आवश्यक मानते थे। वे मानव जाति के कल्याण के लिए भारत की स्वतंत्रता आवश्यक मानते थे। अरविंद घोष ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को भारतीयों के लिए बहुत दुखदायी और निराशाजनक कहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए दुखदायी है, पीड़ादायक है, निराशाजनक है, क्योंकि उससे भारतीयों का कष्ट बढ़ा है। और उन्होंने ब्रिटिश शासन के स्वार्थी, शोषणवादी, साम्राज्यवादी स्वरूप की आलोचना की, वह विरोध किया। उनका कहना था कि भारतीयों का प्रथम उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समस्त साधन एवं शक्ति के साथ जुट जाना चाहिए। बंगाल के विभाजन के समय उत्पन्न हुई राजनीतिक चेतना को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जीवित रहने की आवश्यकता को पूर्ण प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अरविंद घोष आर्थिक दृष्टि से भारत को ब्रिटेन पर निर्भरता समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत को अब आर्थिक दृष्टि से ब्रिटेन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उनके विचार थे कि हमें उद्योग और व्यवसाय में आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। अरविंद घोष ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का विकास तभी होगा जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिस पर कोई विदेशी नियंत्रण न हो, विदेशी सत्ता का अधिकार न हो, राष्ट्र पर किसी प्रकार का विदेशी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कि राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। और आंतरिक स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के निरंकुशता या किसी वर्ग या वर्गों के समूह नियंत्रण से मुक्त, कि आंतरिक रूप से ये नहीं कि उस देश पर किसी व्यक्ति विशेष की निरंकुशता स्थापित हो जाए या कुछ व्यक्ति या समूहों का नियंत्रण स्थापित हो जाए। उन्होंने कहा कि आंतरिक रूप से स्वतंत्र जब होगा जब उसमें सभी की भागीदारी शासन में होगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति शासन व समाज के अनावश्यक, अनुचित, स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्त हो। व्यक्ति को समाज द्वारा या शासन द्वारा जबरदस्ती रूप से अवैधानिक तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए, कि व्यक्ति पर गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से या अनैतिक रूप से नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसे आंतरिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उसे वैधानिक व नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा शासन का उद्देश्य व्यक्ति और समष्टि दोनों का विकास होना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति का भी विकास हो सके और सभी का विकास हो सके। उनका मानना था कि व्यक्ति स्वयं अपना विकास नहीं कर सकता, उसे सामूहिक रूप से विकास करना चाहिए। सबके साथ अपना विकास में भागीदारी निभानी चाहिए। सरकार द्वारा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए। उनका विचार था कि विदेशी शासन राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में बाधक होता है, कि विदेशी शासक कभी नहीं चाहता है कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए राष्ट्र विदेशी शासन से मुक्त होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र अपना सर्वांगीण विकास कर सके। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में उन्नति और प्रगति संभव नहीं है। अतः राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता अति आवश्यक है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुगम हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी
तो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा और उसमें सुगमता मिलेगी। केवल किसी वर्ग विशेष को स्वशासन की सुविधाओं का जो एकाधिकार प्राप्त होने से राष्ट्रीय शक्ति व उन्नति में वृद्धि नहीं होगी। राष्ट्र की उन्नति तभी होगी तो राष्ट्र के सभी वर्गों के व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और उन्होंने कहा कि जब तक जन साधारण में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना जागृत नहीं की जाती तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। अतः ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जन साधारण में राष्ट्रीय आत्मचेतना का संचार किया जाए। अरविंद घोष साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रचारित राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद बुरा है, उसमें दोष हैं और वो मानव कल्याण का विरोधी है। अरविंद घोष ने साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए विश्व संगठन की स्थापना आवश्यक मानी। अरविंद घोष ने लोकतंत्र की धारणा को आर्थिक एवं राजनीतिक व्यक्तिवाद का प्रतिफल माना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना है। उन्होंने लोकतंत्र की त्रुटियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उसकी कुछ कमियां भी बताई कि लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं। उन्होंने पश्चिम के उपयोगितावाद व पूंजीवाद की आलोचना की तथा वे समाजवाद को व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व बंधुत्व का प्रतीक मानते थे। उन्होंने कहा कि समाजवाद ने श्रमिकों को नया जीवन दिया है। उन्होंने जनसाधारण और श्रमजीवी वर्ग को महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने बंगाल में श्रमजीवी वर्ग की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने बंगाल में श्रमजीवी वर्ग की अकर्मण्यता को दूर करने के लिए तथा उसे जागरूकता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने श्रमजीवी वर्ग के उत्थान का नैतिक मार्ग बताया। अरविंद घोष समाजवाद के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष का समर्थन करते हुए भी उसके सर्वाधिकारवादी पक्ष के समर्थक नहीं रहे। अरविंद घोष के राज्य संबंधी विचार विकासवादी हैं। उनकी विचारधारा में राज्य को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया है। अरविंद घोष ने व्यक्ति को राज्य को समर्पित नहीं किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को राज्य के लिए समर्पित नहीं किया जा सकता। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगा कि राज्य व्यक्ति पर अपना पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करे। वे व्यक्ति को राज्य के अधीन नहीं मानते। वे राज्य को अधिक शक्ति देने के समर्थक नहीं थे। उन्होंने कहा कि राज्य को अधिक शक्ति नहीं दी जानी चाहिए और वे राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करने के समर्थक नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामान्य विकास के लिए राज्य एक सुविधा है। अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध को सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना तथा निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा संपूर्ण देश में चेतना और जागृति आएगी। स्वावलंबन एवं निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति के माध्यम से संगठित होकर रचनात्मक कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अनेक अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत